अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुदुस फातही सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की के दो तारीखी ड्रामे सुल्तान फातेह और कुरुलिश उस्मान सल्तनत उस्मानिया की तारीख को कवर कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज एक बिल्कुल मुख्तलिफ दौर हमारे सामने पेश कर रही है। इस ड्रामे के हीरो योगर गणेश एक पाकिस्तानी मैगजीन जिसका नाम हेलो पाकिस्तान है, तो अब की बार इसके टाइटल पर मौजूद है। और अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदाकारी सीखने और बढ़ने का ना खत्म होने वाला सफर है। लेकिन नाजरीन इकराम, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि मैं किसी ड्रामे की अंधाधुंध तारीफें नहीं करती और उस ड्रामे की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। और पिछले दिनों कुरुलिश उस्मान के हवाले से भी मैंने ऐसी ही वीडियो आप लोगों के सामने पेश की थी। तो आज की वीडियो में भी हम ये बात करेंगे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामे में कौन कौन सी कमियां हैं जो तारीख पढ़ने और समझने वालों को नजर आ रही हैं। और इसके अलावा आज की वीडियो में आने वाली किस्त के वाकयात पर भी तबसरा होगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, इस सीरीज के हवाले से पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सीरीज एक तो वाकई बहुत अहम है, खास तौर पर इस वक्त इस दुनिया में जो करंट सियासी माहौल और वक्त चल रहा है और फिजा है, इसके लिहाज से इस सीरीज की बहुत अहमियत है। क्योंकि यरूशलेम में हमास इसराइल के सामने डटी हुई है, तो यरूशलेम का नाम हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिक्र ना हो तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि तमाम अय्यूबी फैमिली की कहानी है कि कैसे एक खानदान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे को बड़ा किया, पाला, और एक ऐसे दौर और ऐसी दुनिया में जब मुसलमान तमाम उम्मीदें खो चुके थे और मुसलमानों के आपस के झगड़ों के अलावा कुछ भी न था, तब सलाहुद्दीन अय्यूबी की वजह से ये उम्मीद हो गई थी कि सलीबियों की शिकस्त दी जा सकती है और मुसलमान दोबारा से यरूशलेम पर हुकूमत कर सकते हैं। तो इसी वजह से नाजरीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी को परवान चढ़ाने में उनके खानदान का बहुत बड़ा किरदार है। तो उनके तमाम खानदान को फ्रंट फुट पर लाना चाहिए, जिसमें इनके भाई और भतीजे भी शामिल हों। और हमारी ख्वाहिश है कि अमर कोनक अहमद सईद बूरी के बाद अब तुरान शाह, आदिल और तुक्तकीन को भी लाएं, क्योंकि ये लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी सपोर्ट थे। और यहाँ तक कि इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कजन नासरुद्दीन और उनके भतीजे तकीउद्दीन और फर्रुख शाह को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी सपोर्ट भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को आला मकाम दिलवाने में साथ साथ थी। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी मिस्र के वजीर हैं, तो इनके दौरे हुकूमत का सबसे अहम फीचर इनके इर्द गिर्द उलमा और फुजला की अहमियत थी। और इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी के तारीखी मुशीरों को भी दिखाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अल हक्कारी, बहाउद्दीन अल शिद्दाद, शहाबुद्दीन अल हरीमी और काराकुश। तो अमर कोना को इन्हें भी नहीं भूलना चाहिए और इनके ड्रामे में एंट्री करवानी चाहिए। इसके अलावा नाजरीन इकराम, तीसरी चीज जिसका इस सीरीज में ख्याल नहीं रखा जा रहा वो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उस्मान बे या अल परसलान की तरह के जंगजू नहीं थे। वो जंगे लड़ते थे, लेकिन वो इस तरह के गुसीले शख्स नहीं थे जिस तरह इन्हें दिखाया जा रहा है। खास तौर पर 2 किस्तों पहले यारुकी के मामले में सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल दिखाया गया। वो बिल्कुल भी गुसीले शख्स नहीं थे, बल्कि वो एक अजीम स्ट्रेटेजिक शख्स थे। और ना ही वो जंगलों और सहराओं में अपने मुट्ठी भर फेक जंगजुओं के साथ फिरा करते थे जैसा कि दिखाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की लव स्टोरी इनकी इस्लामी शख्सियत पर बड़ा धब्बा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक ईसाई औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होना लिखने में भी एक अजीब सी चीज है, और ये इनकी पर्सनैलिटी के शाया निशान सिनेरियो नहीं है। और नाजरीन इकराम, इस सीरीज में अब तक तो इनके बेटे भी पैदा हो जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ शादी तक का नामो निशान नहीं, क्योंकि इनके बेटे इनकी फौज के अहम कमांडरों में से थे। तो अब इस सिचुएशन में ये जरूरी है कि इनकी जल्द से जल्द शमसा खातून से शादी करवा दी जाए और इस्मत खातून के किरदार को वापस लाया जाए, जो तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर में आगे जाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीवी बनेंगी। तो नाजरीन इकराम, मेरे इन पॉइंट से आप लोग किस हद तक एग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद नाजरीन इकराम, मैं अगली किस्त के ट्रेलर की अगर बात करूं तो उधर मैला रेनाल्ड की बीवी बन चुकी है और यही समझती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी मदद को नहीं आए। और रेनाल्ड अपनी खून रेज तबीयत की वजह से अगली किस्त में बाज नहीं आएगा और अब की बार इसका शिकार सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगजू बनेंगे। लेकिन इस तरह की हरकतों से वो खुद अपनी मौत को करीब बुला रहा है, क्योंकि रेनाल्ड तारीख के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों कत्ल हुआ था। उधर मिस्र में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़वाना अगली किस्त का मेन फोकस होगा। और लगता है कि ताजिर आकिफ ने ही जौहर के जरिए खलीफा के महल को आग लगाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन कारातगिन जौहर को काबू कर लेगा और उसे सब सच उगलवा लेगा। और मिस्र में अब्बासी खलीफा के नाम का खुतबा पढ़वाना एक तरह से फातमी खिलाफत की हुकूमत के खात्मे का ऑफिशियल ऐलान होगा। इसी वजह से इस मसले पर अगली किस्त में बड़ी खून रेजी होगी और एक सुन्नी मदरसा फातमियों की सरबरियत का निशाना बनेगा। लेकिन आने वाली किस्त में एक किरदार हाईलाइट होने जा रहा है,
वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई बूरी होगा। और बारिश बख्ताश जो कि ये किरदार अदा कर रहे हैं, तुर्की के एक मशहूर अदाकार हैं, जिनकी एंट्री के बाद इनके काफी फैंस इंस्टाग्राम पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के अकाउंट पर कमेंट्स कर रहे हैं। और आने वाली किस्त के ट्रेलर से अंदाजा हो रहा है कि एक जंग मद्दाह देखने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये वही जंग है जब किंग अमाल्रिक आखिरी बार लड़ने मिस्र गया था, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ के हुक्मरान थे, लेकिन उस जंग में शिकस्त खाकर वो खाली हाथ यरूशलेम वापस लौट गया था। और लगता है कि ये जंग बूरू के एंट्री को यादगार बनाने के लिए दिखाई जा रही है। और बूरू के किरदार की तरफ आए तो वो जहानत और बहादुरी का मजमुआ लगता है, और लगता है कि लॉर्ड गाय को मुकाबले के लिए एक जबरदस्त टक्कर का आदमी मिल चुका है। और अब अगर मैं 1-2 मिनट में बूरी की तारीख आप लोगों के सामने रखूं, तो नाज़रीन इकराम, एक किताब जिसका नाम अल फतहुल क़सी फिल फतहुल क़ुदुस, जिसके मुसन्निफ इमादुद्दीन इस्फ़हानी थे, उन्होंने बूरी की तारीख इन अल्फाज में लिखी है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के दौर में थे, और एक तारीख दान होने के साथ साथ काजी फाजिल जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के वजीर हैं, इनके साथ भी इन्होंने काम किया था। तो नाज़रीन इकराम, इमादुद्दीन इस्फ़हानी के मुताबिक अहमद सईद बूरी सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाइयों में सबसे छोटे थे, और वो यरूशलेम की फतह से सिर्फ 4 साल पहले सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वफात पा गए थे। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी हल्ब के मुहासरे में मसरूफ थे, और हल्ब के मुहासरे के अलावा बूरी ने अपने भाई सलाहुद्दीन के साथ किसी भी बड़ी जंग में हिस्सा नहीं लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे हल्ब के अमीर के पास भेजा, लेकिन हल्ब के अमीर ने लड़ने के बजाय बगैर जंग के फौरन सरेंडर कर दिया। ये असल में एक अच्छे शायर थे, और इनकी शायरी का एक मजमुआ भी था। और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाकी भाइयों की तरह कोई नामवर जंगजू नहीं थे, बल्कि अपने शेरों की वजह से मशहूर थे। और फातमी खलीफा अल आजिद बिल्ला के लिए ये बात बड़ी शॉकिंग होगी कि सलाहुद्दीन नाम के जिस जंगजू को उन्होंने सियासी तौर पर कमजोर समझकर मिस्र के वजीर के तौर पर मुंतखब किया था, और उनका ख्याल था कि इसे अपने जेर असर रख सकेंगे, तो अब वो शख्स उन्हें गलत साबित करने जा रहा है। और खजाने के अख्तियार मिलने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम काहिरा में अहम ओहदों पर सुन्नी लोगों को मुकर्रर करना शुरू कर दिया था। लेकिन तारीख के मुताबिक बड़ा मसला तब पैदा हुआ जब काहिरा के शिया काजी तब्दील हुए, तो उनकी जगह भी एक सुन्नी काजी नहीं ली। तो इस ड्रामे में भी अब यही माहौल है कि खलीफा की मिस्र पर अमलन गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। और तारीख के मुताबिक अब्बासी खलीफा का खुतबा पढ़ाने का मामला ये हुआ था कि उस वक्त ईरान से मिस्र आने वाले एक आलिम ने मिंबर से 3 सितंबर 1171 को बगदाद के अब्बासी खलीफा के लिए दुआ करवाई। इस पर कोई रद्द-ए-अमल ना देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी हौसला अफजाई हुई, और उन्होंने भी आइंदा जुमे से काहिरा और फस्ताद के तमाम मसाजिद से ऐसा ही करने का हुक्म दे दिया। इस वाक़े के चंद दिन बाद ही खलीफा का इंतकाल हो गया, और उनके मरने के साथ ही फातमी खिलाफत खत्म हो गई, जिसके बाद मिस्र में अब असल ताकत सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। तो नाजरीन इकराम, इस तारीख को सामने रखते हुए अब आने वाली किस्त में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।